जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे। और ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है दोस्तों, अपना है ना। रोज रात्रि 9 बजे हमारा ये सेशन, हमारी ये क्लास हिंदी साहित्य की निरंतर चल रही है ना। और इसी प्रकार से आगे चलती भी रहेगी। सभी लोगों को सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है और फिर वीडियो को सभी लोग शेयर कर देना, ठीक है। हिंदी साहित्य का दोस्तों एक जबरदस्त कोर्स आपके लिए जो है लॉन्च किया गया है। इस कोर्स के माध्यम से आप दोस्तों अपनी तैयारी को व्यवस्थित कर सकते हैं। अपनी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ये ऐप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड आप करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों साहित्य का ये जो कोर्स है मात्र 1200 रुपये का है अभी। और इसमें आपको विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा, की वीडियो भी आपको मिलेंगे, नोट्स भी आपको मिलेंगे, लाइव क्लास भी आपको मिलने वाली है और हर टॉपिक के बाद टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इन मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को, हिंदी साहित्य के इतिहास का कोर्स और हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी व्याकरण का कोर्स आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें फटाफट से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो स्टार्ट करना है आज का ये सेशन साथियों। हेलो हेलो, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। भ्रांतिमान अलंकार अपन को पढ़ना है, भ्रांतिमान अलंकार। तो दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार की यहाँ पर देखें कि पाए महावर दैन को नायन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है आपको बताना है। यहाँ पर पाए महावर दैन को नायन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? जानी जानी महावर, है ना, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। तो यहां पर दोस्तों आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार को पढ़ने के लिए यहां पर देखेंगे, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपर्युक्त दोहे में नायन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया और एड़ी इतनी लाल है कि नायन उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मीड़कर रंग निकालना चाहती है। यहां कौन सा है दोस्तों? भ्रांतिमान अलंकार, है ना, भ्रम, है ना। तो इस प्रकार से जानकर मानकर इस प्रकार से शब्द आते हैं दोस्तों। तो यहां पर क्या हो गया है कि जान महावर एड़ी मीड़त जाए, यहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। कभी कभी भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में कंफ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो भ्रम भ्रांति इस प्रकार से अगर आते हैं शब्द तो दोस्तों आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। अलंकार का पद सबको नहीं आता। अलंकार का पद का अर्थ जो है, पद का अर्थ सबको नहीं आता, है ना। और अलंकार का जब पद का अर्थ नहीं आता तो दोस्तों कुछ वाचक शब्द होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके द्वारा आप अलंकार को समझ सकते हैं, अलंकार को पहचान सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अर्थ आहे आएगा ही, अर्थ जानना जरूरी नहीं है ना। अर्थ बिना जाने भी आप अलंकार को पहचान सकते हो। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर भी आपका भ्रांतिमान अलंकार है, तो बिल्कुल सही है। प्रस्तुत पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है, यहाँ घर में पाले सुख को नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े सुख का भ्रम हो रहा है ना। जहां समता के कारण किसी वस्तु में दोस्तों अन्य वस्तु का
उपमान भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार को आपको देखना है ना। किंसुक कुसुम जानकर झपटा, तोते की निज लाल चोंच पर, और तोते ने निज चोंच चलाई, तोते ने निज चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। ये भी एक भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है कि किंसुक कुसुम जानकर झपटा, है ना, तोते की निज लाल चोंच पर, और तोते ने निज चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। यहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है साथियों, भ्रम पक्का हो जाता है, और संदेह अलंकार में क्या होता है, संदेह आखिरी तक बना रहता है। तो भ्रांतिमान अलंकार में देखो, भौरे ने समझा कि ये किंसुक का फूल है, किंसुक कुसुम जानकर झपटा, है ना, फूल समझ रहा था तो भौरा झपटा, उसको भ्रम पक्का हो गया कि ये तो फूल ही है। और तोते को भी भ्रम हो गया कि तो ये तो जामुन का फल ही है, ये कहां से जामुन का फल आ गया, ये तो पक्का जामुन का फल है। तो तोते ने भी चोंच चला दी। तो भ्रांतिमान अलंकार में ये चीज देखना है कि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम पक्का हो जाता है। ऐसे भले ही ये क्या है, पेंसिल है, लेकिन आपको भ्रम पक्का हो गया कि ये पेंसिल नहीं, ये तो पेन है, भ्रम पक्का हो जाता है। ठीक है, याद रख लेना। और संदेह अलंकार में आखिरी तक संदेह बना रहता है। नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है, इसमें दोस्तों आपका संदेह अलंकार होगा। संदेह और भ्रांतिमान में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग दोस्तों कंफ्यूजन होते, इसलिए समझ लेना कि भ्रांतिमान में भ्रम पक्का, संदेह में संदेह आखिरी तक बना रहता है कि ये पेंसिल है या फिर पेन है, पेन है कि पेंसिल है, पेंसिल है या पेन है, ये संदेह बना रहा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये पेंसिल ही है या पेन ही है ना। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है, पेन और पेंसिल में दोस्तों बिनु पद चले सुने बिनु काना, है ना, कौन सा अलंकार है दोस्तों, यहां पर कारण के होते हुए भी दोस्तों कार्य हो रहा है, कारण के ना होते हुए भी कार्य हो रहा है। मतलब यहां पर पूछा जाता है, और यहां पर विभावना अलंकार दिया नहीं है, जहां पर कारण के होते ना होते हुए भी कार्य हो। बिनु पद चले सुने बिनु, मतलब बिना पद के भी क्या चल रहा है, कोई भी व्यक्ति बिना पद के भी चल रहा है ना, और बिना कान के भी सुन रहा है ना। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो दोस्तों यहां पर कारण ना होते हुए भी जहां कार्य होता है वहां पर विभावना अलंकार होता है, और यहां पर विभावना अलंकार ऑप्शन में नहीं है ना। इसलिए विभावना अलंकार याद रख लेना कि जहां बिना कारण के भी कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, सभी लोग बताएंगे कौन सा, सभी लोग बताएं जल्दी से। सपना राणा जी, रेखा जी, और फटाक से जिन भी साथियों को कोर्स परचेस करना है वो कोर्स परचेस कर लें, जहां पर आपको हिंदी साहित्य कंप्लीट, हिंदी व्याकरण कंप्लीट करवाया जाएगा, टिर की वीडियो भी करवाए जाएंगे, है ना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, जहां पर आपको ये एहसास हो, ये लगने लगे कि बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, कारण नहीं है उसके बाद भी कार्य हो रहा है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। यानी ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल हो जाए। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 में जहां कारण भी नहीं है और कार्य की उत्पत्ति हो रही है, कार्य हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है ज्योति जी, है ना। सभी लोग बताएंगे। ये जो बुक है घटना चक्र की है, ले लेना सभी लोग, है ना। मालवीय जी और विमलेश, ज्योति जी, अंशराज जी, अनीता जी, और जिस भी साथियों को कोर्स लेना है, मैं तो कहता हूं सभी लोग कोर्स परचेस करके पढ़ाई करें, बढ़िया मजा आएगा, आनंद आएगा, आपको भी किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बोल रहा हूं, और पढ़ते रहना, है ना। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां पर विभावना अलंकार, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही होगा। यहां पर आते हैं कि कारण के बिना भी कार्य होने का वर्णन हो, वहां पर विभावना अलंकार कई बार पूछा गया है, ये विभावना अलंकार, इसलिए भूलना नहीं। असंगति अलंकार बताना है, द्रग और झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत, कौन सा अलंकार है, कौन सा, द्रग और झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, है ना, परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत, इसमें अलंकार बताना है। क्योंकि हम असंगति अलंकार पढ़ रहे हैं इसलिए सभी से बनेगा, नीतिका जी, राधिका जी, अलका जी,
कि सर असंगति अलंकार है, लेकिन कैसे है यहाँ पर देखो, अलंकार इस दोहे में उलझते हैं। द्रग टूटता है कुटुंब अर्थात कुटुंब, कार तथा टूटता है कुटुंब, और जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति। इस प्रकार जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति और गांठ पड़ती है दुर्जनों के हृदय में। अतः कारण और कार में संगति ना होने से यहाँ असंगति अलंकार है। जहां पर कारण और कार में संगति ना हो वहां पर असंगति अलंकार होता है। देख रहे कैसे कैसे देख रहे कि चतुरों के चित्त में प्रीति है ना, मतलब कारण, और गांठ पड़ती है दुर्जनों के हृदय में। तो यहां पर कारण और कार में संगति नहीं है, तो अलंकार हो जाएगा असंगति अलंकार। असंगति अलंकार द्रग और जत टूटत कुटुंब, यहां पर असंगति अलंकार आपका बिल्कुल सही होगा, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असंगति है ना, द्रग और जत, ये कई बार पूछा गया दोस्तों, द्रग और जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आपका असंगति अलंकार, सभी लोग कर लेना, ठीक है। असंगति अलंकार, यहां पर असंगति अलंकार हो जाएगा असंगति, यानी बी नंबर, ठीक है। बी जिन्होंने चयन किया है उनका आंसर सही है। असंगति अलंकार को अच्छे से अपन को पढ़ना है। और यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां देखते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न क्रमांक आपका 1 है, 1 में आपको चयन करना है। जल्दी से सभी लोग चयन करेंगे। दृष्टांत अलंकार किसमें है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? सभी लोग चयन करेंगे। हाँ, पहले ही बता देते हैं इसलिए सभी लोग बता देते, कोई बात नहीं है, पता चलनी चाहिए कि आखिर ये अलंकार क्या है। और यहां पर आपको जल्दी से चयन करना है दृष्टांत अलंकार। और दृष्टांत अलंकार तो ये सही है। दृष्टांत अलंकार जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहां होता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार है ना। तो एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं सह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो यहां पर दोस्तों आपका होगा दृष्टांत अलंकार, जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार होता है ना। यहां पर देखो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना पत्नी सहन नहीं कर सकती। अतः यहाँ क्या है? दृष्टांत अलंकार। बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा गया है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, है ना, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, है ना। तो यहां पर दोस्तों आप समझ गए होंगे। नेटवर्क इशू सभी का हो रहा है, गड़बड़ चल रहा है नेटवर्क का, ठीक है। तो आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार बताना है आपको। सम सुबरन सुख माकर सुकद ना थोर, सुकद ना थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। एक का आंसर सभी लोग बताएंगे इस छंद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सम सुबरन सुख माकर सुखद ना थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। दोस्तों मैंने पूरा अब स्टार्ट चालू कर दिया है। जितने आपके टिर्की वीडियो थे, आज से उपन्यास का भी वीडियो मैंने डाल दिया है, टिर्की वीडियो, कहानी का भी टिर्की वीडियो आज रात तक मैं डाल दूंगा ऐप पर, है ना। तो इस प्रकार से टिर्की वीडियो भी अब ऐप पर नए नए टिर्की वीडियो आ रहे हैं, है ना। तो यहां पर तो आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा व्यतिरेक। लेकिन व्यतिरेक को आपको समझना है कि जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाया जाए, अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन हो, तो व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक, ठीक है। हाँ, अलंकार समझ नहीं आएंगे अभी। व्यतिरेक अलंकार यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सम सुवर्ण सुकमाकर सुगदना थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर, यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका सही होगा। सम सुवर्ण वाला ए तो आपका पूछा ही जा रहा है व्यतिरेक अलंकार। फिर यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर आपको बताना है रघुबर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे, कौन सा अलंकार है?
कौन सा अलंकार है, सभी लोग बताएंगे। दुखबा में कांसो कहो मोरी सजनी, हाँ ये चतुर्सेन शास्त्री जी की कहानी है कि उपन्यास है। दुखबा में कांसो कहूं मोरी सजनी कहानी है ना। तो रघुबर जस प्रताप के आगे, आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है। रघुबर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है साथियों। यहां पर आपका उत्तर होगा व्यतिरेक अलंकार। कौन सा है, व्यतिरेक, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। यहां पर राम का गुण उपमेय है, चंद्रमा तथा सूर्य के गुण क्या हैं, उपमान है, से आधिक्य दिखाया गया है। उपमेय यानी कि दोस्तों उपमेय से उपमान को आधिक्य दिखाया गया है, इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है ना। स्क्रीन दिखाई नहीं देते, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही कि स्क्रीन, है ना, स्क्रीन लिखो तो स्क्रीन लिख जाता है, कोई बात नहीं। जन्म सिंधु पुनि बंधु बेस, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापरू रंक। इसमें कौन सा अलंकार है, डी नंबर आपको बताना है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अलंकार में बहुत पीछे हैं, अलंकार में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने अलंकार वाला वीडियो नहीं देखा। अभी सर्च करना अलंकार का विस्तृत अध्ययन, तिरकी वीडियो, अलंकार को कैसे पहचानना है वो भी मैंने बताया है ना। तो यहाँ पर जन्म सिंधु पुनि बंधु बेस, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पांव किमि चंद बापरू रंक। तो यहाँ पर तो आप बता दोगी सर कि इसमें व्यतिरेक अलंकार है, लेकिन जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है ना, व्यतिरेक अलंकार। तो व्यतिरेक भी आपको याद रख लेना है ना। जन्म सिंधु पुनि बिदु, ये दोस्तों ये पंक्ति कई बार पूछी गई है व्यतिरेक अलंकार की, है ना, इसको भी पढ़ लेना है। अब आपका जो प्रिय अलंकार है वो आ गया अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बताना है। नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओपजास में कौन सा अलंकार है, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओपजास। मजा इसलिए नहीं आ रहा होगा आपको कि यहां पर पहले अलंकार बता दिया गया और फिर आपको पता भी है कि सर हम अतिशयोक्ति पढ़ रहे हैं तो अतिशयोक्ति ही होगा, है ना, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा होगा। नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओपोजास में अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी डी नंबर आपका सही है। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि नायिका के मुख पर व्याप्त उजाले से वहां रोज पूर्णिमा ही रहती है, मुख सौंदर्य का बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, अतिशयोक्ति, ठीक है। हाँ आज बोर ही होंगे, काकू वक्रोक्ति अलंकार, है ना। इस अलंकार वाले टॉपिक को आज छोड़ते हैं अपन, अलंकार को मैं अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तरण तनुजा तट तमाल, इसमें हो क्या रहा है इसलिए आप लोग बोर हो रहे हैं कि इसमें पहले तो अलंकार दे दिया गया और उसके बाद आपको अलंकार पूछा जा रहा है। तो पता सभी को है कि अब अतिशयोक्ति जब अलंकार है तो अतिशयोक्ति ही होगा, इसलिए मजा नहीं आ रहा। फिलहाल अब भाषा विज्ञान को अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान शायद आपने पढ़ा हो, उसमें अपन देखेंगे आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है, ये बताओ आप लोग। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, आज नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा है और, है ना, 1 का उत्तर बताएं सभी लोग। अब आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। ब्लूमफील्ड है, जैसपर्सन है, सोस्यूर है या फिर गिलीसन है। तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों कौन है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं सोस्यूर। कौन है, सोस्यूर, यानी सी नंबर, ये आपको सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं सोस्यूर, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही है। फर्दिनैंद दा सोस्यूर का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरे। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको बताना है सोस्यूर, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर, ठीक है। सी जिसने भी बताया उनका सही है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है, प्रयत्न लाघव का अर्थ बताना है। तो शीघ्र बोलना,
कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता या फिर उच्चारण की सुविधा। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ होता है? प्रयत्न लाघव का अर्थ बताना है शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता या फिर उच्चारण की सुविधा। क्या होता है प्रश्न क्रमांक 2 में? भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ बताना है यहां पर। सभी लोग चयन करेंगे और उत्तर हो जाएगा दोस्तों उच्चारण की सुविधा। उच्चारण की सुविधा, प्रयत्न लाघव का अर्थ होता है उच्चारण की सुविधा। ठीक है, प्रयत्न लाघव यानी उच्चारण की सुविधा, है ना। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा है। इसे मुख सुख भी कहा जाता है, मुख सुख भी कहा जाता है। किसको? उच्चारण की सुविधा को प्रयत्न लाघव उच्चारण की सुविधा, और इसे मुख सुख भी कहा जाता है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है काय का है दोस्तों? जैसे पहले वाराणसी बोलते थे और अब हम सीधा बनारस बोलने लगे, तो बनारस रूप में विकास उदाहरण है काय का है? व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, या फिर स्वर व्यंजनागमन का। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, काय का उदाहरण है ये? अपन बोलते ना बनारस, पहले जो है इसका नाम वाराणसी है ना, वाराणसी, और बोल देते बनारस। तो इसमें क्या हो गया? बोले सर इसमें हो गया व्यंजन विपर्यय। क्या हो गया? व्यंजन विपर्यय का ये दोस्तों ए नंबर का उदाहरण है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। विपर्यय किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद हैं, स्वर विपर्यय, व्यंजन विपर्यय तथा अक्षर विपर्यय, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये व्यंजन, ये विपर्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन विपर्यय है ना। ये यहाँ के शब्द आगे के शब्द पीछे, पीछे के आगे चले जाते हैं, तो वो व्यंजन विपर्यय, स्वर विपर्यय और अक्षर विपर्यय इस प्रकार से होते हैं। अब आपको 4 का आंसर बताना है साथियों। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत नित्य भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, या कृत्रिम भाषा को? एक क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताओ टकसाली भाषा किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है और पूछा भी गया है। राजेश जी, सीमा जी, दारसू, हेमलता जी, मालवीय आर्ट्स जी, संधि का वीडियो देखो, संधि के वीडियो मैंने डाले हैं, है ना। और टकसाली भाषा कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। परिनिष्ठित भाषा यानी टकसाली भाषा, भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम से के लिए उसका मानक रूप ही उपयुक्त होता है। तो याद रख लेना, ये टकसाली भाषा यानी कि परिनिष्ठित भाषा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सी आपने बिल्कुल सही बताया है दोस्तों। और यहां पर हम आते हैं कि भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, ये प्रकृति बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग, लगभग इस क्वेश्चन को 80% लोग गलत करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को, निम्न में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, या विचारों से भावों की ओर? सभी लोग बताएंगे भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी होती है। 80% लोग गलत करते हैं। यहां देखते हैं कौन कौन गलत कर रहा है। 5 का आंसर, देखो बहुत सारे लोगों ने डी लगा दिया, कुछ लोगों ने बी, कुछ लोगों ने ए, कुछ लोगों ने सी लगा दिया, है ना। बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो, यहां पर दोस्तों जो भाषा की प्रकृति होती है, भाषा की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? जटिलता से सरलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर। यहां पर आपको क्या देखना है? यहां पर एक थोड़ा सा ले लेना है, एक ट्रिक ले लेना है कि जब हम भाषा, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि आपसे आपको अंग्रेजी नहीं आती, मैंने आपसे बोल दिया कि आप अंग्रेजी सीखो,
अब शुरू में आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो अंग्रेजी सीखने में आपको क्या लग रहा है, जटिल, कठिन लग रहा है शुरुआत में, है ना, कठिन लग रहा है। और फिर जब आप सीखते जाते हो तो ये जटिलता से सरलता की ओर बढ़ती जाती है, जटिलता से सरलता की ओर। तो इस प्रकार से याद रख लेना, भाषा की प्रकृति जटिलता से सरलता की ओर होती है, यानी उत्तर आपका बी नंबर सही होगा। ये सरलता से क्लिष्टता की ओर नहीं होती, ये तो कट है, जटिलता से सरलता की ओर। भूलना नहीं कभी, ये क्वेश्चन कई बार आता है। भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं और संभवतः सभी भाषाएं आपस में संवेदना के स्तर पर जुड़ाव रखती हैं, परंतु हिंदी भाषा अपनी सहजता और लचीलेपन के कारण संवेदनशीलता की इस विशेषता के अत्यंत निकट है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों याद कर लेना, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में खालिस्तान रहती है। क्या रहती है? प्रश्न क्रमांक 6, जो न्यायालय की भाषा होती है उसके अनेक अर्थ नहीं निकल सकते। न्यायालयी भाषा में क्या रहती है, जल्दी बताओ, जो न्यायालय की भाषा होती है उसमें क्या रहता है? हेमलता जी, सभी लोग बताएंगे। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में खालिस्तान रहती है। निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता या फिर कोमलता, क्या रहती है? प्रश्न क्रमांक 6। और बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर जो न्यायालय की भाषा रहती है ना, उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। निश्चित यानी कि उसका अर्थ क्या है? निश्चित है, निश्चित, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा पिंकी जी। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, ये बिल्कुल सही बताया। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है? दुरूह, सरल, सरस या फिर भावपूर्ण। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है? जल्दी से बताओ 7 का आंसर। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? अगर कोई भाषा मानक रूप उसका हो जाता है, मानकता को प्राप्त कर लेती है, तो उत्तर हो जाएगा सरल। सरल, है ना, भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल। क्या हो जाती है? बिल्कुल सही है बोरा जी, रेखा बोरा जी, सरल हो जाती है। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है जिसे प्राप्त कर लेने पर वह बोली या भाषा सरल हो जाती है। सरल बिल्कुल सही है। एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? रोमिटिक, हेमिटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेशियन परिवार या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है वो बताना है, या एकाक्षरी भाषा परिवार किसे कहते हैं ये भी बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 में अनीता जी, भाषा परिवार आपने पढ़े होंगे, है ना, भारोपीय भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, है ना। तो यहां पर एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है सभी लोग बताएंगे। और बिल्कुल सही है हिंदी पाठशाला जी कि चीनी भाषा परिवार एकाक्षरी भाषा परिवार कहलाता है। एकाक्षरी भाषा परिवार कौन कहलाता है? चीनी भाषा परिवार। और बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब यहां आते हैं दोस्तों, चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है ना। उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं बर्मा है ना। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार को क्या कहा जाता है? एकाक्षरी भाषा परिवार। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे। सपना जी, राणा, हिंदी जी, आज नेट प्रॉब्लम ही कर रहा है ना। सूरज सरोज जी, विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है? साहित्यिक शब्दावली, सामान्य शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, या फिर उत्तर होगा पारिभाषिक शब्दावली। ये दोस्तों डी नंबर, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। क्या कहा जाता है? पारिभाषिक शब्दावली। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखो, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली
विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का अर्थ है विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ लिया जाता है, तो ये क्या कहलाती है? पारिभाषिक शब्दावली। यानी डी नंबर। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है दोस्तों? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए या बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? प्रश्न क्रमांक 10 में पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? अजित प्रताप जी, सोनू जी, उमंग जी, सभी लोग बताएंगे। हरिओम जी, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तब यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मालवीय जी, 11 बजे वाली क्लास बंद हो चुकी है, अब बोनी लगती है। पारिभाषिक शब्दावली ये ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है, यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिल्पा सिंह जी, है ना, सी नंबर बिल्कुल सही है। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों तथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार या फिर समाज? कौन करता है? सोनू जी, दयाशंकर जी, आदर्श जी, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? सभी लोग बताएंगे। कमला ठाकुर, सूरज सरोज जी, पारिभाषिक शब्दावली का जो निर्धारण करता है वो करता है भाषा वैज्ञानिक करते हैं। कौन करते हैं? भाषा वैज्ञानिक। यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। कवि और साहित्यकार नहीं करते, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। और ये जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? सभी लोग बताएंगे। अलंकारिक शैली से या फिर वस्तुनिष्ठ शैली से, समाज शैली से या फिर लाक्षणिक शैली से। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है दोस्तों? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य जो है यहां पर बताना है दोस्तों। एक चीज बताना कि जो वस्तुनिष्ठ आपका जो पेपर होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल वैज्ञानिक होता है। यानी कि दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर क्या होता है? निश्चित होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति बताए उसके लिए, है ना, कोई भी बताए। जो वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ जो अपन पेपर देते जाते हैं, ये पद्धति वैज्ञानिक होती है। क्योंकि दोस्तों ये जैसी पद्धति है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है, तो इसका उत्तर निश्चित है वस्तुनिष्ठ शैली से, है ना। बी नंबर वस्तुनिष्ठ, यानी बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इसको याद रखना है। फिर आते हैं यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ये आपका है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? किसकी बताना है आपने? शब्दावली, ये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली भी पूछे जाते हैं, तो यहां पर हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद माने जाते हैं, ये बताना है ना। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन का बताना पड़ता है। एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, क्या अर्थ होता है ना। बोले सर आवेदन पत्र। तो यहां पर ये जो है तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? ये है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा यानी बी नंबर राम मूरत जी, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है ना। जैसे मीटर, रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर इत्यादि, है ना। इनको कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजना से युक्त, अभिधा लक्षणा मिश्रित। आपने पढ़ा ना कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। पढ़ी ना, देव जी की पंक्ति पढ़ी है कमलेश कुमारी जी, है ना। और यहां पर जो कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अभिधात्मक। कौन सा होना चाहिए? अभिधात्मक होना चाहिए। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो ये होनी चाहिए अभिधात्मक। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर जिन्होंने चयन किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्य अर्थ प्रकट होता है, अभिधा कहलाती है। कार्यालयी हिंदी भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल, तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए, है ना कि व्यंग्यात्मक, है ना।
पारिभाषिक शब्द छांटना है यहाँ पर। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका बताना है, ऑफिशियल लैंग्वेज का आप बताएंगे कि इसका अनुवाद क्या होगा। राष्ट्रभाषा बोलते हैं इसे, लोक भाषा बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं, या फिर संपर्क भाषा बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका अनुवाद क्या होगा? ये पारिभाषिक शब्दावली भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी पंजाब मास्टर कैडर का एग्जाम है, तो पंजाब मास्टर कैडर में ये पारिभाषिक शब्दावली पूछे जाएंगे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि क्या होता है, क्या होता है दोस्तों? ऑफिशियल यानी कि राजकाज की जो भाषा होती है ना, तो वो होती है कौन सी भाषा? राजभाषा। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयी भाषा कहते हैं, जो सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग होते हैं। इसको आपको याद करना है ना। ऑफिशियल पूछी जाती है दोस्तों। एडिटर, एडिटर बताना है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? राजदूत, अभियंता, संशोधक या फिर संपादक। एडिटर मतलब क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। राजदूत कहलाता है, संशोधक, अभियंता या फिर दोस्तों संपादक। ये पूछे जाते हैं पारिभाषिक शब्दावली, है ना। जैसे पंजाब मास्टर कैडर हो या यूकेएलटी, है ना, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। एडिटर, हाँ, कमीशन में भी पूछे जाते हैं, एलटी में। तो एडिटर मतलब होता है दोस्तों कौन सा? एडिटर। एडिटर मतलब संशोधक नहीं होता, ये संशोधक नहीं होता, ये होता है संपादक। क्या होता है? एडिटर मतलब होता है संपादक। क्या होता है? संपादक, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एडिटर शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है संपादक, है ना। क्या होता है? संपादक, याद रख लेना, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा और हम देखते हैं। यहां पर आपका ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण, परीक्षण, परिवीक्षा या फिर रेल का चालन। तो ट्रेनिंग का बताना है पारिभाषिक शब्दावली। ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षण होता है हिंदी सीमा कुमारी जी, उषा जी, या फिर रेल का चालन होता है परिवीक्षा। क्या होता है? तो शशि त्रिपाठी जी, शशि त्रिपाठी जी कॉल कर लेना अभी, है ना, कॉल कर लेना, कोई बात नहीं है। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग का होता है आपका प्रशिक्षण। क्या होता है? प्रशिक्षण, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रेनिंग यानी ए आपने बिल्कुल सही चयन किया है, ठीक है। ट्रेनिंग शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण, है ना। अब आपको रिजर्वेशन बताना है। रिजर्वेशन, अनुसंधान, आरक्षण, आरोपण या फिर स्थिरीकरण। रिजर्वेशन का हिंदी अनुवाद आप बताएंगे क्या होता है? अपन तो सीधा बोल देते हैं, बोले ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लो, है ना, ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लो। तो रिजर्वेशन का बताना है आपको अनुसंधान, आरक्षण, स्थिरीकरण या फिर आरोपण। प्रिया यादव जी, क्या होता है? कमलेश कुमारी और दारसू जी, ममता जी, मातृभाषा हिंदी, है ना, सरिता जी। रिजर्वेशन बोले सर, रिजर्वेशन मतलब होता है आरक्षण। आरक्षण यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद रख लेंगे दोस्तों। अपॉइंटमेंट बताना है। अपॉइंटमेंट यानी क्या होता है? अपन बोलते ना, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, यानी कि क्या होता है? नियुक्ति, विज्ञप्ति, अनुमोदन या फिर आदेश। क्या होता है? आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर कब मिल रहे हैं? कब मिल रहा है? बोले सर जल्दी मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर, है ना, तो मेहनत कर लो थोड़ा सा और ये मिल जाएगा, है ना। नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपॉइंटमेंट पूछा है, यानी कि इसका अर्थ जो हो जाएगा नियुक्ति, और अपॉइंटमेंट लेटर मतलब नियुक्ति पत्र, है ना। तो ए नंबर आपका अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, है ना। इसी प्रकार की पारिभाषिक दोस्तों शब्दावली पूछी जाती है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? नामांकन, पंजीकरण, संशोधन या फिर आरक्षण। ये पारिभाषिक शब्दावली हमेशा हेम जी, विमलेश, रेखा, मातृभाषा, रेखा जी, उमा जी, दया, प्रमोद जी, सभी लोग बताएंगे, ममता एमसी जी। और दोस्तों जिन भी साथियों ने कोर्स को परचेस नहीं किया है, वो कोर्स को परचेस करें और मस्ती से पढ़ें, है ना, और दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई करें, है ना। बढ़िया तरीके से मैं हिंदी साहित्य को, हिंदी व्याकरण को वहां पर पढ़ा रहा हूं, विस्तृत भी, ट्रिकी भी, जहां जैसी ट्रिक निकलती है सब कुछ बताने का प्रयास। यानी कि बहुत सारे बुक पूछते हैं सर कौन सी बुक ले लें, कौन सा क्या कर लें, तो मैं बता रहा हूं कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप खुद बोलेंगे सर कि मैं बुक को पढ़ ही नहीं रहा हूं, है ना, बुक का सहारा भी आप भूल जाओगे। और रिजर्वेशन मतलब, रजिस्ट्रेशन मतलब होता है पंजीकरण। पंजीकरण यानी सी, अपन बोलते हैं ना पंजीकरण करवा लो। निम्न में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है?
भाषा वैज्ञानिक भी आपको बताना है, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर जयशंकर प्रसाद। कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है ये आपको बताना है। कौन नहीं है भाषा वैज्ञानिक? कोयल यादव जी, है ना, मनोरंजन टीवी, है ना, नीलम जी। कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर सुनीति कुमार चटर्जी तो हैं भाषा वैज्ञानिक, धीरेन्द्र वर्मा भी हैं, भोलानाथ तिवारी भी हैं, लेकिन अगर नहीं है भाषा वैज्ञानिक तो वो नहीं है कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद नहीं है ना। तो डी नंबर टीजीटी का पेपर था आज। अच्छा, जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र शर्मा इत्यादि ये भाषा वैज्ञानिक हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद एक नाटककार हैं, है ना, उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पढ़ लिया, कुछ अपन ने कुछ अलंकार भी देख लिया जिसमें आप लोगों को मजा नहीं आया, क्योंकि अब पहले ही बता दिया जाता था कि ये अतिशयोक्ति का है, तो आपको उत्तर देने भी मजा नहीं आ रहा था, है ना। और अपन ने भाषा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, तो इसमें आपको अच्छा लगा, है ना, इसमें आपने उत्तर दिए और उत्तर देने में मजा भी आया। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। रोज 9 बजे ये अपना दोस्तों टेस्ट होता है। मंजुला जी, हेमलता, केएम रीना जी, सोनू जी, कार्य परोरा, सुनील जाटव जी, ठीक है, सभी लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो को। रीनू कुमारी जी, ठीक है, और इसी प्रकार से बने रहे रोज 9 बजे। और साथियों जो है, अगर आपने अभी तक कोर्स को परचेस नहीं किया है तो एक कोर्स है दोस्तों अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है जो, इसको आपको डाउनलोड करना है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड कर देते हैं, है ना। शहर कैनाथ जी, ये जो फीस है ये 1200 रुपये आपकी फीस रखी है ना, सबसे कम सबसे अच्छी, है ना, ये फीस रखी है दोस्तों टीजीटी की और पीजीटी। इसमें आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 1 साल के अंदर, नेट के लिए भी ये उपयोगी होगा, है ना। तो एक कोर्स सभी लोग ज्वाइन करें, मजा आएगा आपको भी पढ़ने में। जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उनको भी मजा आ रहा है ना, और पढ़ रहे हैं मस्ती से। कोर्स भी आपका कवर हो जाएगा एग्जाम से पहले, है ना, सारी चीजें हो जाएंगी और मजा आएगा आपको। ठीक है, राजेश जी, कवि कुमार, शहर जी, कांति, विजय लक्ष्मी, दारसू जी, जयदीप रावत जी, ठीक है। तो ये रोज क्लास 9 बजे होती है। पेड मेंबर जो पेड मेंबर हैं वो पेड मेंबर वाले की क्लास शाम को 5:30 बजे होती है, शाम को 5:30 बजे, है ना, पेड मेंबर की क्लास होती है। मॉर्निंग में अभी कोई क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, विजय लक्ष्मी जी, शिल्पा सिंह जी, जयदीप जी, तो मैं बता रहा हूं कि इसको सभी लोगों को करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप जितने भी हमारे पेड मेंबर हैं उनसे पूछिए, वो आपको बिल्कुल सही बताएंगे कि क्या आपको मिल पा रहा है, क्या आपको याद हो रहा है, क्या आपको दोस्तों लग रहा है कि यहाँ पढ़ाई आपकी कैसी हो रही है ना। तो पहले तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि यहाँ पर कुछ आपके लिए मिल रहा है तो ही खरीदें। मैं ये नहीं बोलूंगा, सबसे पहले तो आप पूरा कंफर्म कर लें कि हमारी पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छी होगी, है ना। तो बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर, यसरत्ती साहब हैं, है ना, और बहुत सारे हैं जिन्होंने कोर्स को परचेस किया है। इनसे एक बार संपर्क करें, इनसे पूछें कि क्या पिंकी शर्मा जी हैं, है ना, इनसे पूछें एक बार कि क्या कैसे मतलब यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, किस प्रकार से हो रही है। तो इनसे पूछकर ही आप लोग कोर्स खरीदें, लेकिन कोर्स ज्वाइन जरूर करें आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा आपने, है ना। राम मूरत जी, ममता एमसी जी, हाँ, कमलेश जी, शशि जी, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद। ठीक है।